ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं और वो है हमारे पास एच पी जेई RCC पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले देखा हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग 2015, 2016 और 2017 में जो जेई के पेपर्स हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से हमने इन क्वेश्चंस को लिया है। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, जो इससे फर्स्ट वीडियो जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट्स के, इसके बाद हमारे सॉइल मैकेनिक्स के आएंगे, उसके बाद सर्वेइंग के आएंगे, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आएंगे, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स के आएंगे। दीज टॉपिक्स या दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू जूनियर इंजीनियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को हमने प्रॉपर डिटेल में चीज़ों को समझना है और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं, इन चीज़ों का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू IS 4561978। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कोड हैं वो कौन कौन से कोड हैं डियर स्टूडेंट्स। IS 456-2000, IS 456-1978। इससे भी पहले हमारे पास है 1964। ठीक है ना। आपने देखा होगा जब भी आप IS 456-2000 का देखेंगे तो वो 4th वर्जन है। ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ आपने इसको ध्यान से समझना है। इसमें जितना भी हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं वो LSM में स्टडी कर रहे हैं। LSM का मतलब क्या है, लिमिट स्टेट मेथड। और इसमें हम लोग जो जनरली वर्क करते थे वो किस पे था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे था। वर्किंग स्ट्रेस मेथड बेस्ड ऑन द वर्किंग लोड। ओके, बेस्ड ऑन वर्किंग लोड। ओके, वर्किंग लोड। और हम यहाँ पे एक वर्ड पढ़ते थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू किसके इक्वल होता था डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू, इन हमारे पास 2 ले रहे हैं हम लोग, इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल। अगर आप ब्रिटल मटेरियल में देखेंगे, ब्रिटल मटेरियल के केस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता था हमारे पास, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। यस और नो डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग स्ट्रेस। इस वर्किंग स्ट्रेस को और हम लोग किस किस नाम से जानते हैं वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वर्किंग स्ट्रेस कहिए या फिर इसको अलाउएबल स्ट्रेस कहिए डियर स्टूडेंट्स, या फिर इसको क्या कहिए, परमिसिबल स्ट्रेस। इस तरीके से हमारे पास होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल में अल्टीमेट स्ट्रेस कहिए या फिर फैक्टर्ड स्ट्रेस कहिए या फिर फेलियर स्ट्रेस कहिए। ठीक है ना। तो इसलिए अल्टीमेट स्ट्रेस को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ हमने यहाँ पे देखना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डक्टाइल मटेरियल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यील्ड स्ट्रेस। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस लिखेंगे। अब हम लोग एक और पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मटेरियल। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.84 इन केस ऑफ स्टील, 3.0 इन केस ऑफ कंक्रीट। तो ये भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब हम लोग WSM मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा, 1.84 स्टील एंड 3.0 फॉर कंक्रीट। ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को हमने क्या रखना है, याद रखना है। तो ये हमारे पास हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल, अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे क्या किया, स्टडी करने की कोशिश किया है। ठीक है ना। तो और जो हमारे पास LSM मेथड होता है डियर स्टूडेंट्स, LSM किस पे बेस्ड करता है, LSM बेस्ड ऑन द अल्टीमेट मूवमेंट थ्योरी पे क्या करता है, ये बेस्ड करता है। दूसरा ये स्ट्रेन गवर्निंग मेथड होता है, ध्यान से समझना इसको। स्ट्रेन गवर्निंग मेथड है।
जबकि आपका वर्किंग जो स्ट्रेस मेथड होता है वो स्ट्रेस गवर्निंग मेथड है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लेकर चलते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग क्या लेकर चलते हैं, डिस्टेंस फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक फिर से एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। वो टेबल क्या, डिस्टेंस हमारे पास, वो टेबल है हमारे पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ओके, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं मटेरियल। तो आप सबको पता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इसमें स्टील में कितना होता है, डिस्टेंस 1.15, और कंक्रीट में कितना होता है डिस्टेंस, बोलिए कंक्रीट में कितना होता है, 1.5 होता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्टील का कम क्यों होता है, कंक्रीट का ज़्यादा क्यों होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान देना है कि स्टील को हम लोग एक फैक्ट्री में बनाते हैं, कंक्रीट को हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, साइट पे बनाते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उन्हें आप किसी भी एक फैक्ट्री में, लैब में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है वो आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आप साइट पे नहीं कर सकते ऐसा। एक तो ये रीज़न है, ठीक है ना। तो यही रीज़न होता है जिसके कारण कंक्रीट में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग क्या लेके चलते हैं, ज़्यादा लेके चलते हैं, और स्टील में कितना लेके चलते, स्टील में क्या लेके चलते हैं, कम लेके चलते हैं। अगर ये फैक्टर नहीं दे रखा है तो सेकंड आपने ये लेकर के चलना है कि कंक्रीट एज ए कंक्रीट कैसा होता है, एक हेट्रोजेनियस मटेरियल होता है, बट स्टील कैसा है, एक हमारे पास होमोजेनियस मटेरियल। तो इस बेसिस पे भी हम लोग उसमें क्या लेकर के चलते हैं, उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग कम लेकर के चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना सारा आपको पॉइंट क्लियर हो गया है अच्छे से। ये छोटे छोटे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे, इन क्वेश्चनों को हमने क्या करना है, समझना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो यहाँ पे काफ़ी बार पॉपुलर है। एज पर दिस कोड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई एस। इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी बार बताया क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ई एस इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस 5770 √FCK। ये हमारे पास ई एस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इक्वल टू 5700 √FCK। व्हाट इज द FCK? FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है। 4, जैसे अगर आपसे पता किया जाए कि 4 M25 व्हाट इज द FCK, तो बोलिए क्या हो जाएगा, 4 M25 के केस में 25 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं किसी भी डाटा को। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू IS 4561978 द मैक्सिमम स्ट्रेन, प्लीज मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, द लिमिट स्टेट डिजाइन, ठीक है ना, द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सुरल मेंबर। तो मैंने आपको ध्यान से मैंने बोला आपको 2 कंडीशन आपने माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि जब भी आपको कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर पे स्ट्रेन पूछा है तो वो किस केस में पूछा है, फ्लेक्सुरल कंडीशन में पूछा है, या एक्सियल कंप्रेशन के केस में पूछा है, या एक्सियल कंप्रेशन विद क्या है हमारे पास फ्लेक्सुरल, मतलब एक्सियल कंप्रेशन भी है और वहाँ पे क्या है मिनिमम इसेंट्रिसिटी के कारण मूवमेंट भी डेवलप हो रहा है, तो उसके कारण पूछा है। तो इस केस में जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा डिस्टेंस वो बी ऑप्शन आएगा 0.0035। अगर यहाँ पे होता द लिमिट स्टेट ऑफ एक्सियल कंप्रेशन मेंबर, एक्सियल कंप्रेसर मेंबर के केस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है डिस्टेंस, ए ऑप्शन सही होता। बट इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या डिस्टेंस, वो है 0.0035। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या डिस्टेंस, प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा हम लोग इसको विजिबल कराते हैं। पहले तो क्वेश्चन सही से आपको दिखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू। आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट और क्या बनाते हैं, स्टील। जब कंक्रीट और स्टील में क्या होता है, बॉन्ड होता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, डेवलपमेंट लेंथ बताया था, याद कीजिए। जब मैंने आपको डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बताया था, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कंक्रीट मेंबर है, इस तरीके से हमने इसमें क्या कर रखा है, कंक्रीट को फिल कर रखा है, और एक इसमें रिइंफोर्समेंट इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। यस और नो, इस तरीके से हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट लगाते हैं।
जब आप इसको क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, इस तरीके से हम लोग खींच रहे हैं इसको, तो इसके सरफेस पे यहाँ पे क्या करता है, एक बॉन्ड वर्क करता है। यस और नो, यस और नो, इस तरीके का क्या करता है, एक बॉन्ड वर्क करता है, जिसके सरकमफेरेंस एरिया पे क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। वही बॉन्ड तो क्या करके रखता है, इसको होल्ड करके रखता है। अगर वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और आप इस स्टील को इस तरीके से खींचेंगे तो वो जो हमारा स्टील है वो क्या कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ में आया है पॉइंट? तो आपको जो ये टाउ बी डी है, बॉन्ड स्ट्रेस का मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस मतलब टाउ बी डी, ये किसके कारण हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू, किसके कारण होता है डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख करके दिया है। प्लीज़ रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स। क्या कह रहा है, देयर आर बेसिक कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूशन टू बॉन्ड। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे यहाँ पे क्या करता है, बॉन्ड बनता है। फर्स्ट इज द एडिशन, यस और नो, सेकेंड वन इज द फ्रिक्शन, थर्ड वन इज द मैकेनिकल एनकरेज। इन तीनों के कारण क्या करता है, यहाँ पे बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, डेवलप होता है। अब अगर इसमें ऑर्डर भी पूछा जाए तो सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टी होती है डियर स्टूडेंट्स। और जैसे हमने क्या कर रखा है, इसको इस तरीके से खींच रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है ना, ये कंक्रीट ब्लॉक हो गया। जैसे ये कंक्रीट ब्लॉक है, इसके अंदर ये रॉड है, इस तरीके से, समझ रहे हैं ना, ये हमारे पास इस लेंथ का, दिस लेंथ इज डेवलपमेंट लेंथ, इसको हमने इसमें क्या कर रखा है, मतलब इसके अंदर फंसा रखा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो इसका मतलब ऐसे नहीं आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड वीक है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। हमने क्या करना है, जब मैं इसको खींच रहा हूँ पर खींच करके बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, एडिशन प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, एडिशन प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है। फिर मैंने क्या किया, और जोर लगाया। अब एडिशन बेचारा अकेला थोड़ा ना काम करेगा, फिर इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, वर्क करते हैं। फिर मैंने और लोड लगाया इसमें, तो डिस्टेंस फिर क्या आता है इसमें, मैकेनिकल एनकरेज। ये सारे मिल करके यहाँ पे क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। टाउ जो बी डी है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे इंड्यूस्ड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, इनको आपने क्या रखना है, याद रखना है। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है ये सेकंड नंबर पे, पहले एडिशन डेवलप होगा, एडिसिव फोर्सेस आएंगे, ठीक है ना, मैकेनिकल एनकरेज। एक और भी हमने साथ में यहाँ पे छोटा सा डाटा दिया हुआ है आपको, इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड स्ट्रेसेस। अगर आपसे कभी इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस पूछा जाए तो वो होगा लोड इन द बार टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ बार विद कंक्रीट। मतलब जितना भी कॉन्टैक्ट एरिया होगा बार का, बार मतलब स्टील बार का, इस रॉड का जो कंक्रीट का है, वो इसके किस में, कॉन्टैक्ट में, उसका क्या कर दीजिए, सिंपल से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हमारे पास है, डीप बीम्स आर डिजाइंड फॉर। जो डीप बीम होते हैं, हम लोग जनरली कौन सा बीम पढ़ते हैं, सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम, डबली रिइंफोर्समेंट बीम, टी एंड एल बीम जनरली हम लोग स्टडी पढ़ते हैं। परंतु ये डीप बीम क्या होता है और इसको किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डिज़ाइन किया जाता है ये ओनली बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। किसके लिए, ओनली बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका। सेकंड में आपको इसका इमेज दिखाना चाहता हूँ डिस्टेंस, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आए कि डीप बीम कैसा होता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमने गूगल से पिक लिया है, इस टाइप का क्या होता है, हमारे पास एक डीप बीम होता है। अब इसमें क्या होता है, एक रेशियो होता है जिसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड डीप बीम है या फिर कंटिन्यूस डीप बीम है। ओके, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड पे आते हैं। मैंने आपको बताया कोड जो है IS 456/2000 इज़ वेरी वेरी मतलब क्या है, यूज़फुल है आपके JEE एग्ज़ाम को क्या करने के लिए, क्वालिफाइड करने के लिए। अभी तक मैंने आपको ये 23rd क्वेश्चन है, क्या कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन बताया अभी तक जो कोड में ना हो? बोलिए। सारे क्वेश्चंस किससे बन जा रहे हैं, कोड के पढ़ने से बन जा रहे हैं। सो प्लीज़ आप एक एक क्लॉज को अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखिए डीप बीम का आपने वो देख लिया पिक्चर। फर्स्ट इसका ये क्या 29.1 जनरल क्या कहता है, ए बीम शैल बी डीम्ड टू बी डीप बीम। ध्यान से पढ़िए इसको। अगर जिस स्टूडेंट्स को ये विजिबल नहीं है, दिखने में प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपना कोड डाउनलोड कीजिए, उसमें क्लॉज नंबर 29.1 पे जाइए और उसमें लिखा हुआ है जनरल, ए बीम शैल बी डीम्ड टू बी डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव स्पैन टू द ओवरऑल डेप्थ। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। L बाय कैपिटल D की बात कर रहे हैं हम लोग, L बाय स्मॉल d की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, L बाय कैपिटल D की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
इफेक्टिव स्पेन टू ओवरऑल डेप्थ एल बाई डी इज लेस देन। तो प्लीज़ यहाँ पे आप इस डाटा को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, एल बाय डी, यस और नो, एल बाय डी इज लेस देन। अगर ये वैल्यू 2.0 से लेस देन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास हो जाएगा 4A सिंपली सपोर्टेड बीम, 4A सिंपली सपोर्टेड, 4 सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, अगर आप गुप्ता एंड गुप्ता भी सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एल बाय डी लेस देन 2.5, ये किसके केस में डिस्टेंस, 4A कंटिन्यूस बीम, 4A कंटिन्यूस, 4A कंटिन्यूस बीम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इफ इफेक्टिव स्पेन बाय ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन 2.5, ये किसको बताता है, ये कंटिन्यूस को बताता है। इफ एल बाई डी लेस देन 2.04 सिंपली सपोर्टेड, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एल बाई डी इज लेस देन इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड इज, वहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे होंगे डिस्टेंस। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। समझे नहीं समझे, क्लियर हो गया है 2 पॉइंट। तो हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए। डी बीम्स आर डिजाइन फॉर बेंडिंग मूवमेंट ओनली, डी बीम मतलब कब हम लोगों को प्रतीत करता है, ऐसा दिखाई देता है कि डीप बीम है, तो उस केस में मतलब एल बाई डी का क्या हो चाहिए, एल बाई डी इज लेस देन 2.04 सिंपली सपोर्टेड बीम, 2.54 ए कंटिन्यूस बीम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ये क्या हमारे पास बी है, ए डी बीम complying with the requirements of 29.2 and 29.3 shall be deemed to satisfy provisions for shear। ठीक है, shear के केस में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 29.2 क्या कहता है, 29.2 डिस्टेंस, द लीवर आर्म Z for a D beam shall be determined is below, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज रिमेंबर दिस डाटा, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम Z इक्वल टू 0.2 इन ब्रैकेट L प्लस 2D, वेयर L बाई डी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा और 2 या फिर 2 से कम के केस में है। और ये हमारे पास कितना है, Z इक्वल टू 0.6 L वेन L बाई डी लेस देन 1 के केस में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर कंटिन्यूस बीम। अगर आप कंटिन्यूस बीम के केस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस Z इक्वल टू 0.2 इन ब्रैकेट L प्लस 1.5D, यहाँ पे कितना था 2, यहाँ पे कितना है 1.5, बाकी सारा कुछ सेम, यहाँ पे कितना है 0.6, यहाँ पे कितना है 0.5। यहाँ पे हमारे पास सिंपली सपोर्टेड के केस में कितना लेके चलते हैं, एल बाई डी लेस देन इक्वल टू क्या होता है, लेस देन 2 होना चाहिए। और अगर आप कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, 2.5 आएगा। तो इस तरीके से आप लीवर आर्म को याद रख सकते हैं, Z इक्वल टू 0.6 L वेन L बाई डी लेस देन 1 इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, L बाई डी लेस देन क्या है हमारे पास, L बाई डी लेस देन 1, Z इक्वल टू कितना होगा 0.5 L इन केस ऑफ कंटिन्यूस बीम। तो इस तरीके से माय डिस्टेंस हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनको हमने याद रखना है। लास्ट आपका ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर L इज द इफेक्टिव स्पेन टेकन एज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स। मतलब सपोर्ट्स का मतलब हो गया कि जैसे आपको इस तरीके का बीम दिया और यहाँ पे क्या दे रखे होंगे, हमारे को सपोर्ट्स दे रखे होंगे, इस तरह के सपोर्ट्स मतलब इस सेंटर से इसके सेंटर तक जो हमारे पास क्या है लेंथ, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो हमारे पास डिस्टेंस ये लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव स्पेन बिटवीन सपोर्ट्स और 1 पॉइंट कितना डिस्टेंस 1.5 टाइम्स। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसको, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको डिस्टेंस, हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव स्पेन। एक तो ये हो गया हमारे पास इफेक्टिव स्पेन, ओके, इफेक्टिव स्पेन हो गया। दूसरा उन्होंने क्या बोला, और ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स और 1.15 टाइम्स
1.15 टाइम्स द क्लियर स्पेन। अब इसमें क्लियर स्पेन कौन सा डिस्टेंस देखिए, कोशिश करिए क्लियर स्पेन को देखने के लिए। ये जो स्पेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्टेंस, इसको हम लोग क्लियर स्पेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे क्लियर स्पेन, ये वाला जो है क्लियर स्पेन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्लियर स्पेन, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पेन जो होगा हमारे पास एच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया बिटवीन द सपोर्ट्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक मिनट और अच्छे से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफेक्टिव स्पेन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से, पहला क्या है हमारे पास क्लियर स्पेन। अब आप खुद सोचिए क्लियर स्पेन प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, विड्थ ऑफ सपोर्ट लिख सकता हूँ क्या, विड्थ ऑफ सपोर्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। देखिए इन्होंने बोला ये अगर हमारे पास मान लेते हैं W है, W इज द विड्थ ऑफ दिस सपोर्ट एंड W इज द विड्थ ऑफ दिस सपोर्ट। तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा W/2, और ये भी डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा W/2। तो इसको अगर हम टोटल लिखेंगे तो क्लियर स्पेन प्लस W/2 प्लस W/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लियर स्पेन प्लस W, यस और नो। तो अगर हमारे पास इस तरीके का हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, क्लियर स्पेन प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट। दूसरा क्या है 1.15 टाइम्स ऑफ क्लियर स्पेन, ऑफ क्लियर स्पेन। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच एवर इज स्मॉलर, ठीक है ना, विच एवर इज स्मॉलर। जो इन दोनों में से क्या होगा डिस्टेंस कम होगा उसको हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। और जहाँ पे भी हमने ये डी लिया है, आपको पता है स्मॉल डी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कैपिटल डी की बात हो रही है। डी इक्वल टू क्या हमारे पास ओवरऑल डेप्थ हो गया, क्या हो गया डिस्टेंस, ओवरऑल डेप्थ होगा। प्लीज़ इसको याद रखना हमने, ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया कि डीप बीम क्या होता है और डीप बीम को किसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, यस और नो। डीप बीम क्या होता है और डीप बीम को हम लोग किस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। यह आपको क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन कर रखा है, ओके। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास फोर्थ, प्लीज ध्यान से देखिए। ए टी बीम, यस और नो। पहले तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं टी बीम क्या होता है। टी बीम आपने कुछ इस तरीके का देखा होगा, इस टाइप का डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, टी बीम होता है। इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, टी बीम, टी बीम बोलते हैं इसको, ओके। टी बीम डिस्टेंस ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस, जो हम लोग ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं रिब और वेब, यस और नो। कहीं कहीं पे आपको रिब मिलेगा, कहीं कहीं पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेब बोलेंगे, ठीक है ना। अब हमने ध्यान से समझना है ये कौन सा है, ये हमारे पास हो गया जॉइनिंग, जहाँ पे हम लोग रिब और वेब को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है कि आपने बीम और स्लैब दोनों का एट ए टाइम क्या कर रहे हैं, मतलब कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब उसमें कंक्रीट फिल एट ए टाइम कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से हमने रेनफोर्समेंट ले रखा है कि बीम और स्लैब को एक साथ कर रहे हैं। या तो क्या करिए आप, स्लैब को अलग करिए, बीम को अलग करिए, या फिर हम लोग क्या करते हैं, बीम और स्लैब एक साथ उसको क्या कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं। दो तरीके का होता है हमारे पास, ठीक है ना, उसको हम लोग आइसोलेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे अगर हम लोग समझने चाहें, ये जो डेप्थ है, जो विड्थ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस, इसको हम लोग BW बोलते हैं। व्हाट इज़ द BW, BW इज़ द विड्थ ऑफ द वेब, ओके। और ये हमारे पास डिस्टेंस, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द DF। DF का मीनिंग क्या होता है, मैं इनको लिख देता हूँ सबको पॉइंट हो गया यहाँ पे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि BW क्या है, DW क्या है। इस तरीके का सारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं DF,
DF का मतलब है डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ओके, डेप्थ ऑफ फ्लेंज है डियर स्टूडेंट्स। BW का मतलब हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स विड्थ ऑफ वेव, ओके स्टूडेंट्स। एक है हमारे पास दिस, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे BF का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, विड्थ ऑफ फ्लेंज, ओके, विड्थ ऑफ फ्लेंज है, ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारे पास, ओके। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, ए टी बीम बिहेव एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लेंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस। तो इस क्वेश्चन को हमने ध्यान देना है कि इस बीम को हमने टी बीम की तरह स्टडी नहीं करना है, इसको हमने किसी तरह स्टडी करना है डिस्टेंस एज ए सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम, जो हम लोग बीम पढ़ते आ रहे हैं उस बीम की तरह हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ इट्स न्यूट्रल एक्सिस, इसका मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे लाई कर रही है। तो पहला क्वेश्चन है कोइंसाइड द सेंट्रोइड ऑफ द रिइंफोर्समेंट, इसका मतलब है हमने रिइंफोर्समेंट यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द रिइंफोर्समेंट। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रही है, वो सेंटर से इससे पास कर रही है। कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द सी सेक्शन, तो डियर स्टूडेंट्स इसका कहीं ना कहीं सेंट्रोइड हमारे पास यहाँ पे होगा, डिपेंड करता है एरिया पे, जरूरी नहीं है यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यस और नो। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया पे कर रहा है कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, उसके बेसिस पे हम लोग CG पता कर सकते हैं। CG का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y1 मल्टीप्लाई A1 प्लस y2 मल्टीप्लाई A2 अपॉन क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास रिमेन्स विद इन द फ्लेंज और रिमेन्स इन द वेव। तो प्लीज़ इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। इस केस में क्या आएगा, रिमेन्स विद इन द फ्लेंज आएगा, क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, इस केस में रिमेन्स विद इन द फ्लेंज आएगा, ओके। तो इस पॉइंट को हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, समझने की कोशिश किया है। टी बीम बिहेव एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू द इट्स फ्लेंज, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, तो सिंपल सा हो जाएगा, रिमेन्स विद इन द फ्लेंज। अब आपको क्लियर हो गया फ्लेंज क्या होता है, वेव क्या होता है, ये विड्थ क्या होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ वेव बोलेंगे, ठीक है ना। अगर कोई रिजल्ट हमारे को यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ वेव बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, डेप्थ ऑफ वेव बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है, विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ लोडिंग ड्यूरिंग टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब आप क्या करते हैं, कौन सा टेस्ट कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जैसा नो स्टूडेंट्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट कर रहे हैं। किस मशीन पर करते हैं डिस्टेंस, CTM मशीन पर करते हैं। CTM कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली कंक्रीट का क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ब्रिक का, स्टोन का, जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्केल से फाइंड करते हैं CTM मशीन के हेल्प से, ठीक है ना। इसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाला हुआ है अपने यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैनुअली किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी भी ब्लॉक का। अभी तो क्या आ गया हमारे पास ऑटोमेटिकली, मतलब इलेक्ट्रिक से मतलब जितना होता है सारा चलता है, बट पहले क्या होता था, हम लोग क्या करते थे वहाँ पे उसमें लोड को क्या करते थे, इंक्रीज करते जाते थे और देखते थे किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है, सॉरी जो क्यूब है वो फिर वहाँ पे शो कर रहा है। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं अपना, विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ लोडिंग ड्यूरिंग टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस। इसका आंसर डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा। इसका याद अगर दूसरा क्या है हमारे पास, विद द डिक्रीज इन द रेट ऑफ लोडिंग, मतलब अगर हम लोग एक लो रेट से क्या कर रहे हैं, लोडिंग लगा रहे हैं, तो उस केस में हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, लो। ध्यान समझना इस पॉइंट को। अगर आप हाई रेट से क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ लोडिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या होगा, जो हमारे पास क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करती है। अगर आप कम रेट से क्या कर रहे हैं, लोडिंग लगा रहे हैं, तो उस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या करती है, कम शो करती है। मतलब वो धीरे धीरे अगर आप लोड लगा रहे हैं तो जितना आपको चाहिए उससे कम लोड पे ही क्या हो जाएगा, कंक्रीट फेल कर जाएगा।
जबकि आप जब साथ में क्या करते हैं, हैवी लोड लगाते हैं, मतलब रेट ऑफ लोडिंग को इंक्रीज करते हैं, तो उससे जो फेलियर होता है स्टक क्यूब का, उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक वैल्यू लेकर के चलते हैं, यस और नो। तो इसलिए हमने ध्यान देना है, विद द इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ लोडिंग ड्यूरिंग टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट लेंथ को, और उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चन जनरली जेईई एसडीओ बनता है, वो सारे क्वेश्चंस हमने वहाँ पे क्या किए थे, डिस्कस किए थे। हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं द एनकरेज वैल्यू ऑफ द 90 डिग्री हुक इज 12 डायमीटर, 16 डायमीटर, 15 डायमीटर एंड 8 डायमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, एनकरेज रेनफोर्सिंग बार को हम लोग समझने के लिए, डिफॉर्म्ड बार में बी यूज्ड विदाउट एन एनकरेज प्रोवाइडेड डेवलपमेंट length requirement is satisfied, hook should normally be provided for plain bar in tension। प्लीज इस पॉइंट को आपने याद रखना है, hooks should normally be provided for plain bar in the tension, ठीक है। bends and hooks shall be conformed to IS 2502। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें बेंड, दूसरा हमारे पास क्या, हुक। द एनकरेज वैल्यू ऑफ बेंड shall be taken as 4 times, okay, 4 times the diameter of bar, okay, that 4 times of the diameter of the bar for each 45 degree bend, okay, 45 डिग्री बेंड। अगर आप किसी भी बार को कितने डिग्री से बेंड करते हैं, 45 डिग्री से बेंड करते हैं। जैसे बार है, ठीक है, इस बार को आपने क्या किया, बेंड किया, तो इस बार को फॉर एग्जांपल आपने बेंड किया किस तरीके से, इस तरीके से आपने इसको क्या किया है, बेंड किया हुआ है, ठीक है ना। ये आपने इस तरीके से बेंड किया हुआ है इस बार को। तो यहाँ पे डिस्टेंस, ये बार आपने कितने डिग्री से किया है, 45 डिग्री से किया है। तो इस केस में जो एनकरेज वैल्यू होगा हमारे पास, वो किसके इक्वल होगा, 4D के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा डिस्टेंस, 4D के इक्वल होगा। अब आपने हर 40 डिग्री पे क्या करना, आपने हर 40 डिग्री पे, मीन्स सेकेंड अगर हम लोग 90 डिग्री पे देखना चाहें, तो 90 डिग्री पे क्या होगा हमारे पास, कुछ इस तरीके का होगा डिस्टेंस, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा, यस और नो। तो इस केस में जो हमारे पास एनकरेज वैल्यू होगा, वो कितने के इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस, 8D के इक्वल होगा। अगर यही हम लोग क्या करते हैं और 45 डिग्री पे बेंड करते हैं, मीन्स इस बार हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देखिए इसको। ये हमारे पास इस बार इस तरीके से हमने क्या किया, बेंड किया है। तो ये हमने अब कितने डिग्री से बेंड कर दिया, 135 डिग्री से बेंड किया है। तो उस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा, 12D हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं इसको 180 पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। तो इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है, द एनकरेज वैल्यू ऑफ द बेंड शैल बी टेकन एज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है, फॉर ईच 45 डिग्री बेंड सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है ना। सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम लोग, 16 टाइम्स में। नेक्स्ट है हुक। हुक किस तरीके का होता है डिस्टेंस, हमारे पास हुक होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। इस तरीके का हमारे पास क्या होता है, एक हुक होता है, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास क्या होता है, हुक होता है। इस केस में द एनकरेज वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड यू टाइप हुक, प्लीज ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि जब आप स्टैंडर्ड यू टाइप हुक यूज़ करते हैं, तो उस केस में एनकरेज वैल्यू किसके इक्वल होता है डिस्टेंस, 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है डिस्टेंस, 16 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार के इक्वल होता है, जब आप स्टैंडर्ड हुक को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इस केस में क्या वैल्यू आएगा हमारे पास, द एनकरेज वैल्यू ऑफ 90 डिग्री हुक इज कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 8 डायमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 8 डायमीटर होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये तो सब किस में था, एनकरेज बार इन टेंशन में था, परंतु एग्जाम में आपको ऐसे नहीं देगा टेंशन है कि कंप्रेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एनकरेज बार इन कंप्रेशन, द एनकरेज लेंथ ऑफ द स्टेट बार इन कंप्रेशन शैल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है ना। एनकरेज लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, डेवलपमेंट लेंथ के इक्वल हो जाएगा ऑफ द बार कंप्रेशन एज स्पेसिफाइड इन 26.2.1। तो जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0.87 FY × 5/4
4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी। इसके इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, अनकरेज लेंथ होगा। द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ हुक बैंड एंड स्ट्रेट लेंथ बियॉन्ड बैंड इफ प्रोवाइडेड फॉर ए बार इन कंप्रेशन सेल बी ओनली कंसीडर फॉर डेवलपमेंट लेंथ के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा आपने याद रखना है, एनकरेज लेंथ इन केस ऑफ कंप्रेशन में डेवलपमेंट लेंथ के इक्वल होगा। अगर वो टेंशन में है तो आपने ध्यान देना है, हुक्स शुड नॉर्मली, जो हमारे पास क्या है, हुक्स शुड नॉर्मली बी प्रोवाइडेड फॉर प्लेन बार इन टेंशन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं बैंड और हुक को हमने समझ लिया कि हर 45 डिग्री पे जो एनकरेज लेंथ होगा वो किसके इक्वल होता है, 4D के इक्वल होता है। तो 90 में कितना हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास, 8D के इक्वल होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। और भी अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, प्रॉपर वे में समझना है, एनकरेज लेंथ क्या होता है, डायग्रामेटिकली चीज़ों को अगर समझना है, तो इन चीज़ों को हमने सारे लेक्चर्स में, जो हमारे थ्योरी लेक्चर्स हैं, हमारे KTP क्लासेस ऐप पे, वहाँ पे हमने डिट्टो एक एक पॉइंट को समझाने की वहाँ पे क्या किया, कोशिश की है विद डायग्रामेटिकली। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता है, यहाँ पे हमको ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने रहते हैं, कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपके सामने ले करके आएँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। एन RCC बीम ऑफ विड्थ B एंड ओवरऑल डेप्थ D एक्सीडिंग 750 mm। दिस क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन, आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात पे। IES में जो हमारे पास ESC का एग्जामिनेशन होता है, ESC का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें ये 4 to 5 टाइम्स सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी JEE एंड AE के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रीवियस ईयर ESC सॉल्व करना चाहिए अगर उनको सिलेक्ट होना है तो, क्योंकि बिना उसके आप क्या नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके दे दिए जाते हैं। इन RCC बीम, ठीक है, इन RCC बीम ऑफ विड्थ B ओवरऑल डेप्थ D एक्सीडिंग 750 mm साइड फेस रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड एंड अलाउएबल एरिया ऑफ द मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट शैल बी रिस्पेक्टिवली। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल रिइंफोर्समेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना, इन केस ऑफ सिंगली, जितना भी क्वेश्चन आएगा ना वो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। रिइंफोर्समेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इन केस ऑफ सिंगली रिइंफोर्समेंट, तो आपको पता है कि जो वहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, AST प्रोवाइड करते हैं। AST का फुल फॉर्म क्या डिस्टेंस, AST इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। और सिंगली रिइंफोर्समेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा बीम जिसमें मेन रिइंफोर्समेंट टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रखा होता है, उस टाइप के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम बोलते हैं। अगर आपको इसका क्या वैल्यू देखनी है, दो वैल्यूज हमने इसका देखना डिस्टेंस, कौन कौन सी वैल्यू देखनी है, एक वैल्यू देखना हमने AST मेन, कौन सा डिस्टेंस, AST मेन, और दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस AST मैक्स, मतलब मैक्सिमम टेंशन एरिया में कितना रिइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट कितना होता है। तो जब आपको मिनिमम AST पूछा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AST min बाय स्मॉल BD इक्वल टू 0.85 बाय FY। यस और नो, इट इज़ डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। अगर Fe 250, Fe 415, Fe 500 यूज़ करते हैं तो उस केस में जो मिनिमम AST परसेंटेज रिइंफोर्समेंट जो होता है, परसेंटेज मिनिमम रिइंफोर्समेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर आपसे पूछे बताइए कि जो परसेंटेज मिनिमम, ठीक है ना, परसेंटेज मिनिमम रिइंफोर्समेंट है वो अगर आपने क्या किया, ग्रेड ऑफ स्टील को इंक्रीज करते हैं तो बताइए इसके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, AST min बाय BD इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू FY। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, 500 पुट करते हैं, 415 पुट करते हैं या 250 पुट करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, AST min बाय BD का वैल्यू फाइंड करेंगे। यस और नो, सिंपल सा है। और ये क्वेश्चन हमारे गेट में 1 मार्क्स का पूछा गया है, गेट में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने पूछा था मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट इन केस ऑफ Fe 500। तो डिस्टेंस सिंपल सा क्या करना था, 0.85 बाय 500 परसेंटेज में पूछा है। तो इसको अगर मैंने परसेंटेज में पता करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उन्होंने परसेंटेज क्या पूछा था, परसेंटेज मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन केस ऑफ सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम या इन केस ऑफ बीम इफ वी यूज्ड
FE 500, तो अब आप बता सकते हैं सिंपली 0.85 बाई 500 मल्टीप्लाई कितना हो गया 100। तो सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा है, छोटी छोटी चीज़ों को तो हम लोग डिस्टेंस याद रख सकते हैं। वो क्या होगा, वो सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से। ठीक, तो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 0.85 बाय 500 मल्टीप्लाई 100, 2020 कितना हो गया डिस्टेंस 0.17 इज द आंसर। सिंपल सा हो गया। तो इन केस ऑफ सिंगली रिइंफोर्समेंट में हमारे पास कितना हो जाएगा, परसेंटेज मिनिमम रिइंफोर्समेंट। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो आप मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? तो ध्यान देना, मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है इन केस ऑफ बीम, वो सडन फेलियर को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट सडन फेलियर। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर लेके जाते हैं। ठीक है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? टू प्रिवेंट सडन फेलियर, टू प्रिवेंट सडन फेलियर। सडन फेलियर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग AST मैक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखना, 0.04 B इंटू कैपिटल D और 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। कौन सा एरिया डियर स्टूडेंट्स? ग्रॉस एरिया। ध्यान समझिए इसको, 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया। जब आप बात करते हैं मिनिमम का, तो डेप्थ भी कौन सा आएगा, स्मॉल d आएगा। जब बात करेंगे आप मैक्सिमम का, तो d भी कौन सा आएगा, कैपिटल D आएगा। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे गलत होता है। तो 0.04% BD, ये किसके केस में था डिस्टेंस, सिंगल रिइंफोर्समेंट के केस में था। अगर आपको किस में बताना है, दूसरा हम लोग देख रहे हैं डबल रिइंफोर्समेंट में। किस में देख रहे हैं? इन केस ऑफ डबली रिइंफोर्समेंट बीम में अगर आपने देखना डिस्टेंस, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, ASC, यस और नो, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। अगर आप इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम देखेंगे, ASC मैक्स अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या नहीं होता है, कैन नॉट ग्रेटर देन 4% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ द बीम, मतलब B इंटू कैपिटल D। बट जब आप मिनिमम देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कैन नॉट लेस देन 0.2% ऑफ BD। ठीक है, ये प्रैक्टिकली डाटा है, इसलिए कभी भी आज तक एग्जाम में ये भी पूछा गया है AST मिन बाई BD, AST मैक्स इन पूछा गया है, कभी भी ये डाटा नहीं पूछा गया है। प्लीज़ आप इसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये प्रैक्टिकली डाटा है, आपने इसको प्लीज़ याद रखना है AST मैक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि डबल रिइंफोर्समेंट में टोटल रिइंफोर्समेंट किससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप बता सकते हैं कि भाई 4% तो टेंशन जोन में प्रोवाइड कर सकते हैं और 4% किस में प्रोवाइड कर सकते हैं, कंप्रेशन जोन में कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया 8% से ज़्यादा क्या नहीं कर सकते हैं, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते इन केस ऑफ बी। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 4% से ज़्यादा आप रिइंफोर्समेंट क्यों नहीं प्रोवाइड करते? तो सिंपल से आपको मिलेंगे, अगर हम इससे ज़्यादा कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे तो कंक्रीट, इससे ज़्यादा अगर हम लोग स्टील प्रोवाइड करेंगे तो कंक्रीट को प्लेसिंग में और कंपैक्टिंग करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टीज होती है। इस रीजन से हम लोग उससे ज़्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक और क्वेश्चन आपने याद रखना डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पूरा जो डिज़ाइन करते हैं वो अंडर रिइंफोर्समेंट में करते हैं। जो रिइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो बैलेंस सेक्शन से क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा कर देंगे तो वो ओवर रिइंफोर्समेंट सेक्शन हो जाएगा, और ओवर रिइंफोर्समेंट में हम लोग कभी भी डिजाइन नहीं करते, उसमें क्या करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, एक अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की बात की, और भी हमारे पास होता है मिनिमम से रिइंफोर्समेंट कितना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु अभी हमने सिर्फ इतने ही इसको समझना है। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला डिस्टेंस, एक नया वर्ड आया है हमारे पास, वो है डिस्टेंस हमारे पास साइड फेस रिइंफोर्समेंट। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि साइड फेस रिइंफोर्समेंट को किसी भी बीम में कब प्रोवाइड किया जाता है? ध्यान देना, जब डेप्थ क्या होगा, डेप्थ 750 mm से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, 750 mm से क्या हो जाएगा, डेप्थ ज़्यादा हो जाएगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, साइड फेस रिइंफोर्समेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर कर कितना रहे हैं, कर कैसे रहे हैं, तो वो हमने अब यहाँ पे बताना है। तो साइड फेस रिइंफोर्समेंट में हम लोग देखते हैं डिस्टेंस इसको, वेयर द डेप्थ ऑफ द
ये हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? कोड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। कोड क्या कहता है? 26.5.1.3 जो क्लॉज नंबर है वो क्या कह रहा है? ध्यान समझिए। वेयर द डेप्थ ऑफ द वेव इन ए बीम एक्सीड 750। तो जैसे जैसे कोड कहेगा मैं ऐसे ऐसे बनाते हुए चलता हूँ। ओके, देखते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? वेव हो गया। ओके, वेव में हम लोग देख रहे हैं जनरली ये टी सेक्शन में अगर ये डेप्थ ऑफ द वेव, मतलब हम लोग इस वैल्यू को लेके चल रहे हैं, जैसे ये वैल्यू कितना हमारे पास, इसको हम लोग कहेंगे डेप्थ ऑफ वेव। वेव और फ्लेंज इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा? इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। डेप्थ ऑफ द वेव, साइड फेस रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइड अलोंग टू फेसेस। दो फेसेस के अलोंग प्रोवाइड किया जाता है। टोटल एरिया ऑफ सच रिइंफोर्समेंट शैल बी नॉट लेस देन 0.1% ऑफ द वेव एरिया। मीन्स जो आप साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो किससे कम नहीं हो सकता है? ध्यान से देखिए, शैल नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ वेव एरिया। क्लियर हो गया पॉइंट? ये पॉइंट आपने ध्यान देना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व करा दूंगा इसमें। वेयर द डेप्थ ऑफ द वेव इन ए बीम एक्सीड 750 mm, साइड फेस रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस। अब टू फेसेस, एक ये फेस होगा डिस्टेंस, एक ये फेस होगा। द टोटल एरिया ऑफ सच रिइंफोर्समेंट, मतलब जो साइड फेस रिइंफोर्समेंट का क्या है? टोटल एरिया, ठीक है ना। टोटल एरिया ऑफ साइड फेस रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं हो सकता है? 0.1% ऑफ द वेब एरिया से कम नहीं हो सकता है। ओके, परसेंट ऑफ द वेब एरिया। एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसेस। इसका मतलब है कि अगर हमने जैसे यहाँ पे प्रोवाइड किया, यहाँ पे प्रोवाइड किया, इधर भी प्रोवाइड किया, इधर भी प्रोवाइड किया, तो इसको साइड फेस रिइंफोर्समेंट बोल रहे हैं। ध्यान देना, अगर हमारे पास कितना है? 0.1% इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस? 0.05, और दूसरा कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा। मीन्स ये वाला रिइंफोर्समेंट कितना होगा? 0.05% होगा, और ये वाला रिइंफोर्समेंट भी कितना होगा डिस्टेंस? 0.05%। मतलब आपने इक्वली डिवाइड करना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखना है? टू फेसेस एट ए स्पेसिंग नॉट एक्सीड 300 mm और वेव थिकनेस विचएवर इज लेस। मतलब अगर आप ये स्पेसिंग देखेंगे, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये फेसिंग देखेंगे तो इन दोनों के बिटवीन में जो स्पेसिंग है वो 300 mm, और दूसरा हमारे पास क्या है? थिकनेस, वेव थिकनेस, मतलब ये जो हमारे पास हो गया विड्थ ऑफ वेव, मतलब विड्थ ऑफ वेव का ये, या फिर थिकनेस दे देते हैं, छोड़िए इसको। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो कम होगा उसको हम लोग क्या करके चलेंगे? कंसीडर करके चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अब बताइए हमारा आंसर क्या आएगा? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन आरसीसी बीम ऑफ विड्थ बी एंड ओवरऑल डेप्थ डी एक्सीडिंग दिस द साइड फेस रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। तो ये क्या दे रखा है इन्होंने डियर स्टूडेंट्स? 0.2%, 0.3%, यहाँ पे कितना दिया है? 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.1%। तो डियर स्टूडेंट कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन सही है। कितना देर का? 0.1% ऑफ द वेब एरिया, और जो मैक्स रिइंफोर्समेंट कितना है? 0.04 BD। अब आप देखिए इन्होंने कैपिटल BD दिया है। अगर आपसे इसको गलत कराना था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन कर दिया इन्होंने। अगर इस क्वेश्चन को अगर इन्होंने ऐसे दे दिया होता, डी ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से होता डियर स्टूडेंट, 0.1% एंड 0.04 B इंटू इस तरीके से दे देता। एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है कि 0.1% एंड 0.04 BD, इंसान को, जो स्टूडेंट्स होता है उसको लगता है अच्छा, अब वो स्मॉल b और कैपिटल D में क्या कर जाता है? भूल जाता है। इसलिए मैंने बोला मैक्स मतलब बड़ा, तो D भी कौन सा? बड़ा। मिनिमम मतलब छोटा, D भी कौन सा? छोटा। इसलिए इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा याद रख सकते हैं चीज़ों को। ये आपके भले के लिए है सारा कुछ।
तो डिस्टेंस इस तरीके से था ये सारा कुछ। इसमें हमने एक एक पॉइंट को स्टडी करने की यहाँ पे क्या किया, कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी वॉल, आरसीसी वॉल की बात की डिस्टेंस should not exceed the thickness of the wall, 2 times of the thickness of wall, 1.5 times of the thickness of wall, 3 times of the thickness of wall। सबसे पहले डिस्टेंस हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी वॉल की बात कर रहा है। ये आरसीसी वॉल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है डिस्टेंस, आरसीसी वॉल की बात कर रहा है। इसका जो क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 2-3 डाटा जो हमको याद रखने मेरे। अब आप मेरी स्ट्रेटेजी समझ गए कि मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चन को क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। ये मेन मोटो, और इसी तरीके से आपको हमेशा पढ़ना भी चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट टू द थिकनेस रेशियो एग्जाम में पूछा जाता है फॉर आरसीसी वॉल। तो ये कितना होता है डिस्टेंस, HWE/T सेल नॉट एक्सीड, क्या नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो ये डाटा आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट बता रहे हैं। जब भी आप आरसीसी वॉल लगाते हैं तो उसमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों तरह का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, यस और नो। जैसे हमने क्या बनाया, कोई भी एक वॉल बनाया यहाँ पे, जैसे हमने एक वॉल बनाया इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे वॉल है तो इसमें क्या होंगे हमारे पास, हॉरिजेंटल रेनफोर्समेंट इस तरीके से हो गया, और वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी हम लोग क्या करेंगे इसमें प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके का जार रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीटिंग को फिल करते हैं और हमारे को क्या मिलता है, एक आरसीसी वॉल मिलता है। तो डिस्टेंस अब इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, देखिए ABC, यहाँ पे पॉइंट इनको ध्यान से समझना है। ये अगर आपको ये विजिबल नहीं है क्लियरली, तो मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ आप अपना कोड ओपन कीजिए, वहाँ से एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए। कोड क्या कहता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द रेनफोर्समेंट इन वॉल्स, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है वॉल्स में, तो रेनफोर्समेंट फॉर वॉल शैल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, इस तरीके का हो गया। द रेनफोर्समेंट फॉर वॉल शैल बी प्रोवाइडेड इज बिलो। पहले दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है द मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया। समझ में आ गया आपको। जो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इन केस ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट के केस में देख रहे हैं हम लोग डिस्टेंस। इन केस ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट में तो इन्होंने क्या लिया है, मिनिमम रेशियो, ठीक है ना। एक मिनिमम क्या लिया डिस्टेंस, रेशियो लिया है। उस रेशियो को हम लोग समझने के लिए बात कर रहे हैं, वो किसका है, वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू द ग्रॉस एरिया, ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया, ठीक है ना, ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है, एरिया सेल बी 0.0012 फॉर डिफॉर्म्ड बार नॉट लैंगर देन 16 mm इन डायमीटर। ध्यान से समझना, डिफॉर्म्ड बार का मतलब क्या डिस्टेंस, 4 F मतलब क्या, हम लोग HYSD लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिख देते हैं डिस्टेंस, HYSD बार, ओके, HYSD बार। और बार्स नॉट लार्जर देन 16 mm डायमीटर, और जो फाई का वैल्यू है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सक रहा है, 16 mm से ज़्यादा, ओके। इतना हम लोग करते हैं जिससे आपको ना अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। विद ए करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ Fe415 और ग्रेटर, सिंपल सा मीनिंग हो गया। HYSD बार में हम लोग किस किस को स्टडी करते हैं, Fe415 एंड Fe500 को स्टडी करते हैं हम लोग अपने कोड के बेसिस पे। दूसरा क्या बोल रहा है, 0.015, ओके, 0.0015 फॉर अदर टाइप्स ऑफ बार, ठीक है, फॉर अदर टाइप्स ऑफ बार। नेक्स्ट दे रखा है 0.0012 फॉर वेल्डेड वायर फैब्रिक नॉट ग्रेटर देन 16 mm इन डायामीटर। तो प्लीज़ आपने थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। अगर अदर बार का सिंपल सा मतलब है, ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा होगा, फॉर माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में आएगा। हम लोग जनरली कौन सा पढ़ते हैं, दो ही पढ़ रहे हैं, डिफॉर्म्ड बार और माइल्ड स्टील बार। तो ये हमारे पास किस में हो जाएगा, माइल्ड स्टील के केस में होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस
वर्टिकल रिइंफोर्समेंट शैल बी स्पेस्ड नॉट फर्दर अपार्ट देन 3 टाइम्स द वॉल थिकनेस। मतलब अगर आप स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अदर देन H/SD। तो आपको पता है अदर देन H/SD का मतलब क्या हो गया, माइल्ड स्टील। ओके, नेक्स्ट स्पेसिंग की बात कर रहा है। वर्टिकल रिइंफोर्समेंट में जो आपने स्पेसिंग कराना है वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा हमारे पास अपार्ट फ्रॉम शैल बी स्पेस नॉट फर्दर अपार्ट, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। किससे ज़्यादा, 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल। यस और नो, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या डिस्टेंस, नॉर 450 mm, नॉर 450 mm, मतलब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, ये किसके केस में हो गया हमारे पास डिस्टेंस। तो अब हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट आरसीसी वॉल शुड नॉट एक्सीड 3 टाइम्स, क्या आंसर आ गया डिस्टेंस, 3 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द क्या हो जाएगा, वॉल हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं हॉरिजेंटल के केस में। अगर एग्जाम में हॉरिजेंटल का केस पूछा जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हॉरिजेंटल के केस में डिस्टेंस क्या दिया उन्होंने, द मिनिमम रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल रिइंफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हॉरिजेंटल रिइंफोर्समेंट अपॉन ग्रॉस एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट। तो इसको अगर हम लोग समझें तो ये क्या कह रहा है डिस्टेंस, देखिए ध्यान से, 0.0020 किसके केस में, H/SD, और डायामीटर कितना डिस्टेंस, मतलब 5 कैन नॉट ग्रेटर देन 16 mm। दूसरा 0.0025 4 किस में हो जाएगा डिस्टेंस, माइल्ड स्टील, मतलब रेदर देन H/SD बार। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, जो स्पेसिंग है हमारे पास डिस्टेंस, अगर हम लोग बात स्पेसिंग की करें, स्पेसिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, मैक्स स्पेसिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 3 टाइम्स ऑफ द वॉल थिकनेस 3D और 450 mm। ऐसा नो, इनमें क्या है, विच एवर इज लेस, मतलब मिनिमम को कंसीडर करके चलना है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ डिस्टेंस, अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था किसका, UPPSC का। किसका एग्ज़ाम हुआ था डिस्टेंस, UPPSC का एग्ज़ाम हुआ था, UPPSC 13 दिसंबर 2020। वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन किस तरीके का था, वो क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने पूछा था कि वॉल के रिस्पेक्ट में हॉरिजेंटल रिइंफोर्समेंट टू द वर्टिकल रिइंफोर्समेंट का रेशियो पूछा था। हॉरिजेंटल बाय वर्टिकल था या वर्टिकल बाय हॉरिजेंटल, मेरे को अभी क्लियर नहीं है, बट आपने ये याद रखना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। अगर हम पूछ लेते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट इन वॉल टू द वर्टिकल रिइंफोर्समेंट, ओके, वर्टिकल रिइंफोर्समेंट इन वॉल, तो डिस्टेंस कितना था, प्लीज रिमेंबर दिस डाटा। वो हमारे पास क्या था, हॉरिजेंटल में कितना आ रहा था, 0.0020 डिवाइड 0.0012 इन केस ऑफ FE 415। तो डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12। अगर ये उल्टा है, मतलब V/H है, तो इस केस में कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 3/5। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया था, प्लीज़ हमने उसको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन इसी तरीके का था, तो समझ में आ गया ये टॉपिक आपको, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, इसलिए ये टॉपिक याद रखना ज़रूरी है कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। आप देखिए, आप खुद सोचिए इस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन हमारा मेन स्ट्रीम में नहीं होता है, मेन स्ट्रीम मतलब जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग इन टॉपिकों को कम पढ़ते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ JSDO के लिए कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स कोड को नहीं पढ़ता है, सिंपल सिंगली रिइंफोर्स डबली इन सबको पढ़कर चले जाता है, ऐसे क्वेश्चन में आकर के क्या होता है, डायरेक्ट क्लीन बोल्ड होता है। क्लियर हो गया, तो इन चीज़ों को हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है। सो प्लीज़ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्लीज़ इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट टाइम पढ़ा है। क्या क्वेश्चन था? द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइंड फॉर 150 mm इंटू 150 mm सिलेंडर। सॉरी, यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा क्या लिख दिया, गलत लिख दिया है। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, सिलेंडर नहीं आएगा डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा। क्या आएगा डिस्टेंस यहाँ पे, क्यूब। ओके, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइंड फॉर 150 mm इंटू 150 mm क्यूब एज कंपेयर टू दैट डिटरमाइंड फ्रॉम 150 mm इंटू 300 mm सिलेंडर इज। तो बोलिए क्यूब के केस में क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, सिलेंडर के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सा कंपेयर टू दैट डिटरमाइंड फ्रॉम सिलेंडर इज। और सिलेंडर के केस में क्या आएगा, अगर हम लोग सिलेंडर के केस में देखते हैं तो हम लोग कहेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान से देखना इस पॉइंट को। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। उल्टा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। ये क्यूब और सिलेंडर किसके डिस्टेंस, ये कंक्रीट के हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 1.25 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्या हो जाएगा डिस्टेंस, कंक्रीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द बेस्ट मेथड विच टेक केयर अबाउट सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, वो हमारे पास कौन सा मेथड है, वो हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड है। कौन सा है, लिमिट स्टेट मेथड। यहाँ पे सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी दोनों को क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। सो प्लीज़ ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और ध्यान देना हमारे पास, क्या हम लोग क्यूब यूज़ करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एक तो हम लोग जनरली 3 चीज़ को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास है सिलेंडर की डायमेंशंस क्या होती है डिस्टेंस, ये कितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और ये डेप्थ जो हाइट है ये कितना हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस, एक हमारे पास क्यूब है, और ये क्यूब कौन सा है, समझने की कोशिश कीजिए इसको। एक हमारे पास क्यूब है इस तरीके का, ठीक है। ओहो, ये तो कुछ ज़्यादा ही अलबेला बन गया, कोई नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम लोग अपना सिंपल बना लेते हैं क्यूब। एक हमारे पास सिंपल सा ये क्यूब है, ध्यान समझना इसको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे पास है 15 सेंटीमीटर क्यूब, और डिस्टेंस एक क्यूब है हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 सेंटीमीटर क्यूब को कब यूज़ करते हैं, समझे मेरी बात, कि 10 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग जनरली किसको यूज़ करते हैं, 15 सेंटीमीटर क्यूब को यूज़ करते हैं। अब आपके माइंड में आता होगा कि 10 सेंटीमीटर क्यूब को यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब जो आपने क्या ले रखा है, एग्रीगेट ले रखा है, उसमें कोर्स एग्रीगेट का साइज 20 mm से क्या नहीं हो, ज़्यादा ना हो। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ करते हैं। अगर 20 mm से ज़्यादा का अगर एग्रीगेट्स है तो उसमें कौन सा हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग 15 सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ करते हैं। जनरली कितने तक, 40 mm तक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कोड में हमारे को दे रखा है। तो
अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शो करता है कंपेयर टू 15 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आपसे पूछा जाए 15 सेंटीमीटर क्यूब और सिलेंडर में कौन सा ज़्यादा शो करता है, तो आपको पता है 15 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा करता है किससे, सिलेंडर से। अगर इन तीनों में देखा जाए तो डिस्टेंस सबसे कम किसका हो गया, सिलेंडर का। सिलेंडर का जो स्ट्रेंथ होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड में होता है, जो ब्रिटिश में होता है वो किस में होता है, क्यूब पे वर्क करता है। तो सिलेंडर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा 15 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा किसका होता है, 10 सेंटीमीटर क्यूब का होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 मतलब 10 और 15 में किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा शो करता है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब आपको पता होना चाहिए इसका कब यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोर्स एग्रीगेट का जो मैक्स साइज होता है वो लेस देन 20 mm होता है। ओके, मैक्स साइज ऑफ कोर्सी एग्रीगेट लेस देन कितना होता है, 20 mm होता है। उस केस में हम लोग 10 सेंटीमीटर क्यूब को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन ओवर इन्फोर्समेंट। इस पॉइंट को देखिए, ये तो सिंपल सा है। इसमें क्या डिस्टेंस इन ओवर इन्फोर्समेंट सेक्शन द फेलियर ओकर्स ड्यू टू द, तो ओवर इन्फोर्समेंट में जो फेलियर होता है आपको पता है वो कैसा होता है, ब्रिटल फेलियर होता है। ध्यान समझना, कैसा होता है, ब्रिटल फेलियर, ब्रिटल फेलियर होता है। दूसरा सडन फेलियर होता है, सडन फेलियर होता है। और ध्यान देना, और जो दूसरा एक और जो जैसे अगर ना तो यहाँ पे ब्रिटल फेलियर दिया ना सडन फेलियर दिया है, यहाँ पे दिया है कंप्रेशन, टेंशन, टॉर्जन, शियर, तो ध्यान देना इस केस में कौन सा होता है, कंप्रेशन फेलियर होता है। कौन सा होता है डिस्टेंस, कंप्रेशन फेलियर होता है। अगर यही हमारे पास कौन सा होता, अंडर इन्फोर्समेंट होता, तो उस केस में हम लोग AURS अंडर इन्फोर्समेंट के केस में क्या लिखते हैं डिस्टेंस, डक्टाइल, डक्टाइल फेलियर। और कैसा होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सडन फेलियर नहीं होता है। और वहाँ पे दूसरा क्या होता है, वो टेंशन फेलियर होता है। कैसा फेलियर होता है डिस्टेंस, टेंशन फेलियर होता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इन ओवर इन्फोर्समेंट का कंप्रेशन आएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं डिस्टेंस हम लोग इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लेक्सुरल द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज टेकन एज। तो ध्यान से समझिए इसको, हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी ये हम लोग वो चीज़ हर स्टूडेंट पढ़ता है, परंतु फिर भी मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेट करना अपने आप को। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इसके सेंटर से क्या कर रहे हैं, एक लाइन पास कर रहे हैं। यस और नो, ये हो गया। एक नेक्स्ट लाइन पास कर रहे हैं डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या है, ध्यान समझिए इसको। ये कौन सा एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस, कंप्रेशन जोन। ये हमारे पास कौन सा डिस्टेंस, टेंशन जोन। यस और नो, कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन। व्हाट इज दिस, दिस इज द विड्थ। व्हाट इज दिस, दिस इज द कैपिटल D, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। एंड व्हाट इज दिस, स्मॉल d। स्मॉल d का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। ये क्या डिस्टेंस हमारे पास, EC। EC का मतलब इफेक्टिव कवर। EC का मतलब क्या हमारे पास डिस्टेंस, इफेक्टिव कवर। ओके, D का मतलब क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। ओके, कैपिटल D का मतलब क्या है डिस्टेंस, ओवर ऑल डेप्थ। B मतलब विड्थ ऑफ बीम। यस और नो। ओके, एक और लाइन में आपको शो कर रहा हूँ, प्लीज
रिमेंबर, इस पॉइंट को बहुत जरूरी है, इसको याद रखना, इसको समझना क्या है, व्हाट इज दिस। अगर आप यहाँ पे देखें, ये अगर आपको ये वाला डिस्टेंस दिखाना है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर इन केस ऑफ बीम कितना लेके चलते हैं डिस्टेंस, इन केस ऑफ बीम कितना लेके चलते हैं जनरली, 25 mm, जनरली नॉट फिक्स। ओके, ये हमारे पास था। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग डिस्टेंस, नेक्स्ट जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्ट्रेन है डिस्टेंस, ये स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, 0.0035 के इक्वलेंट होता है। और यहाँ पे एक स्ट्रेन होता है डिस्टेंस, ये स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, 0.002 के इक्वलेंट होता है। अच्छा, एक ये चीज़ बताना भूल गए, व्हाट इज दिस, दिस इज द XU, XU इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा अब हम लोग उसका और आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, प्लीज़ इसको थोड़ा सा समझिए, अब हमारे यहाँ पे सारी बात बन जाएगी इस तरीके से टेस्ट। बस ये है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0.45 FCK के इक्वलेंट है। अब देखिए डिस्टेंस, इसमें आपको कुछ वैल्यू और भी याद रखना है। ये वैल्यू किससे कम नहीं हो सकता है, कैन नॉट, मतलब सेल नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। मतलब ये वाला जो स्ट्रेन है, इसका वैल्यू जब फेलियर करेगा, मैक्स वैल्यू किससे कम नहीं हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती है। ओके, और इसको हम लोग डिनोटेड किससे करते हैं, इस चीज़ को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन XY, स्ट्रेन इन स्टील इन यील्ड कंडीशन। और ये हमारे पास क्या हो गया, आउटर मोस्ट फाइबर पे जो स्ट्रेन आता है वो कितना होता है, 0.0035 होता है स्ट्रेन। अब हमारे से इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में, अब हम लोग अपने क्वेश्चन को ध्यान में देते हैं, फिर उसके बाद हमारी सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट फॉर फ्लैक्चरल, ठीक है ना, किसके केस में, फ्लैक्चरल के केस में, किसके केस में डिस्टेंस, फ्लैक्चरल के केस में पूछ रहा है। द एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक, तो डिस्टेंस एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक, इन्होंने कहीं पे भी ना बी नहीं दिया, इसमें बी भी आएगा इस तरीके से। तो आप खुद देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। अब आपको बताइए, अगर आपको एरिया चाहिए स्ट्रेस ब्लॉक का, अगर एरिया चाहिए तो वो किसके इक्वलेंट होगा, फोर्स के इक्वल होगा, मीन्स कंप्रेसिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस, स्ट्रेस मल्टीप्लाई में एरिया। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल आपको रिजल्ट याद रखना है, परंतु समझ लीजिए आता कैसे है। डिस्टेंस, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और ये कैसा हमारे पास एक पैराबोलिक है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0.002 तक स्ट्रेन का
जो बिहेवियर होता है स्ट्रेस का वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, देन क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है ना। देन हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट होता है। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे स्ट्रेन कितना हमारे पास, अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे ना कुछ इस तरीके से बनता है इसका डायग्राम। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब आप बनाते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके का बनता है। ये कितना 0.002 और ये पॉइंट कितना 0.0035। जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है डियर स्टूडेंट, यस और नो। आप क्या करिए, इस डायग्राम को इसमें कैसे कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप पहले इसको 90 डिग्री पर रोटेट करिए, कर देंगे, फिर इसको उलट दीजिए तो हमारे पास यही डायग्राम आ जाएगा। तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, स्ट्रेस कितना हमारे पास 0.45 FC के मल्टीप्लाई में एरिया। अब एरिया स्टूडेंट अगर ये पूरा रेक्टेंगल होता तो मैं बोल देता विड्थ मल्टीप्लाई में XU, बट ये पूरा क्या नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, इसमें ये वाला पोर्शन रेक्टेंगल है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इस वैल्यू को देखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, 3/7 XU के इक्वल होता है, और ये वाला वैल्यू किसके इक्वल होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, 4/7 XU के इक्वलेंट होता है। तो आप जब यहाँ पे समझने की थोड़ी सी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाता है 0. अच्छा इसमें दो कंप्रेसिव फोर्स है, एक तो यहाँ पे इसके सेंटर पे वर्क करेगा C1 और एक इसके सेंटर पे वर्क करता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस C2, और एक होता है C, वो कहीं यहाँ पे वर्क करता है, उसको हम लोग बोलते हैं C, जिसका वैल्यू फाइंड करना है। C = C1 + C2। तो फर्स्ट C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस एरिया मल्टीप्लाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। तो इस वाले पोर्शन का जो मैंने अभी वाइट से किया, शेडेड किया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हो जाएगा 3/7 XU × B प्लस C2 क्या डिस्टेंस 0.45 FC के मल्टीप्लाई करिए डिस्टेंस। अब आप ध्यान से समझिए, मल्टीप्लाई जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ये एरिया, ये वाला एरिया देख रहा है। अब इस बार हमने कौन सा एरिया देख रहे हैं, हम लोग इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया क्या है, ये एरिया हमारे पास होता है डिस्टेंस 2/3 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये वाला जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो कितना हो जाएगा 4/7 XU मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा B। डिस्टेंस जब आप इन दोनों को पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा 0.36 FC के B XU। ये हमारे पास एरिया आता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आप मैं एक और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, अगर टी का वैल्यू पता करना है तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 0.87 FYAST हो जाएगा। और भी है, लीवर आर्म क्या होता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें। ये किस डिस्टेंस पे वर्क करता है, डिस्टेंस ये जो वर्क कर रहा है, व्हाट इज दिस इज द Z = D - 0.42 XU है। और ये कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये सारा बेटा डिटेल का पोर्शन है, ठीक है ना। इतना ही आपने याद रखना है कि कैसे फाइंड किया जाता है। इसमें बहुत टाइम लगता है, सिंगल रिइंफोर्समेंट बीम का पूरा समझाना पड़ता है, तब जाकर के चीज़ें समझ में आती हैं, ऐसे हर चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज़, और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लीज़ स्टूडेंट प्लीज़ समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराऊंगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ध्यान देना, मॉड्यूलर रेशियो। व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो, M। तो हम लोग देखते हैं M क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ elasticity of steel to the modulus of elasticity of concrete। प्लीज़ इसको ध्यान देना। M, इसको मतलब मैं लिख सकता हूँ M = ES/EC, यस और नो। अब आप देखिए एज पर, अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लिख रहे हैं एज पर IS 456/2000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ES, 2 × 10⁵ Nm/mm²। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC एज पर दिस कोड, ये होता है 5000
अंडर रूट एफ सी के। ओके, अब आपको पता है क्या m इज कांस्टेंट फॉर एनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड एनी ग्रेड ऑफ स्टील? नो। देखिए, ES इज कांस्टेंट फॉर एनी ग्रेड ऑफ स्टील बट EC इज नॉट कांस्टेंट या नॉट फिक्स्ड फॉर एनी ग्रेड ऑफ कंक्रीट बिकॉज EC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट FC के। अगर FC में अगर आपने ग्रेड चेंज कर दिया, सपोज पहले M20 था, अभी आपने क्या कर दिया M25 कर दिया, तो EC की वैल्यू क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं डिस्टेंस? प्लीज रिमेंबर इन शॉर्ट टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या कर चलते हैं, कंडीशन करके, मतलब इसको कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्टेंस हमारे पास m इक्वल टू ES अपॉन ECL। तो डिस्टेंस देखिए इसको 2 मल्टीप्लाई 10⁵ अपॉन 5000 अंडर रूट FC के अपॉन 1 प्लस थीटा। डिस्टेंस जो ये m का वैल्यू है किसके केस में, ये लॉन्ग टर्म के केस में है। किसके टर्म में? लॉन्ग टर्म के केस में, मतलब डायनेमिक कंडीशन के केस में है, वो स्टैटिक के केस में आता है। तो डिस्टेंस अब बताइए आप, अब हम लोग किसको कंसीडर करें, शॉर्ट टर्म को कंसीडर करें या फिर लॉन्ग टर्म को कंसीडर करें? प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आए दुनिया में, कौन आए थे? IS कोड आए थे, ठीक है ना। IS कोड 456 बोलता है कि यार हम इन दोनों की ना बीच की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। मतलब कोड ने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला हमारे को आज़ाद करके दिया, m इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC के इक्वलेंट दिया। मीन्स हमने जब भी m का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको हमने फाइंड करना है m इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, और इसमें हमने क्या किया है, पार्शियली क्रीप को क्या किया, कंसीडर किया है। क्रीप को क्या किया, डिस्टेंस कंसीडर किया है। अब आपको क्लियर हो गया, पार्शियली क्रीप को क्या किया हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टेंस, नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, m का रिजल्ट आ गया हमारे पास, m इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। ओके, अब यहाँ पे आप समझिए सिग्मा CBC क्या होता है। सिग्मा CBC का मतलब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ बेंडिंग, ठीक है ना। मैं आप लिख रहा हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ बेंडिंग, यस और नो। तो ये सिग्मा CBC का मतलब क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ बेंडिंग। और ये हमारे पास जो कोड है, हमारे पास कौन सा, डिस्टेंस, इसको हम लोग थोड़ा सा रुकिए, इसको ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है ना, सारी चीज़ों को। एक सेकेंड, इसको और हम लोग साथ में ले आते हैं यहाँ पे, तो इससे भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अपने पे आते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, m का वैल्यू हो गया, सिग्मा CBC का बता दिया। अब सिग्मा CBC का कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, डिस्टेंस सिग्मा CBC इक्वल टू FC बाय 3। इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे को टेबल दे रखा ऑलरेडी कोड में, M20 ग्रेड के लिए बताइए सिग्मा CBC का वैल्यू क्या होगा। तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस सिग्मा CBC इक्वल टू 20/3। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18.67। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ध्यान से समझना, ऐसा मत कर देना कि अगर यहाँ पे हमारे को जैसे क्या दिया, 15 दिया सिग्मा CBC, ऐसे मत कर देना जैसे कि M4 M कितने के लिए, जो 3 से डिवाइड होता हो, जैसे कि 15, 15 के लिए बताइए। M ये स्मॉल m है, कैपिटल M है, मतलब ग्रेड 15 के लिए बताइए। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ध्यान से समझना इसको। 280 अपॉन 3 मल्टीप्लाई FC के इक्वल टू कितना है, 15/3, 3 से 3 काट दिए, ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा आपका। ये तो 15 के केस में सही है, अगर आप 20 के केस में करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस 20/3। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 14। जबकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
m इक्वल टू आएगा डिस्टेंस 280/3 मल्टीप्लाई 20/3, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे 280/21, तो कितना हो गया 7 4 जा 28 और 7 3 जा तो कितना हो गया 13.33। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, उसमें ऑप्शन 14 भी दे रखा होगा, उसमें ऑप्शन 3.33 भी दे रखा होगा। बाद में गलत करके आएंगे फिर कहेंगे हाय क्या हुआ कैसे हुआ मैं तो भूल गया। भूलते रहिए, उससे क्या होगा, जो कुछ चीज़ होना था वो तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए आपने भूलना नहीं है, प्लीज़ इन चीज़ों को आपने ध्यान देना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, तो इनको समझने की क्या सख्त ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे मेन पे कि बताइए कि भैया m का वैल्यू क्या है। m का वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग इसका जो हमारा पोर्शन रह गया है। क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से, एकदम अच्छे से समझिए। इफ द मॉड्यूलर रेशियो इज m क्लियर हो गया आपको सभी को कि m क्या है। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा हम लोग नीचे करते हैं। क्वेश्चन इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है कि स्ट्रेस रेशियो इन स्टील एंड सिग्मा इन कंक्रीट। तो डियर स्टूडेंट्स पहली बात तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये किसमें स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग कर रहे हैं WSM में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। यहाँ पे जो स्ट्रेस इन स्टील होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा ST से, और स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा CB से डिनोटेड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको स्ट्रेस रेशियो मतलब क्या है, स्ट्रेस रेशियो गिवन कर रखा है, वो क्या है स्मॉल r इक्वल टू सिग्मा ST/सिग्मा CBC गिवन कर रखा है। ओके ठीक है, ये हमारे को गिवन कर रखा है। उन्होंने पूछा है द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम का मतलब क्या है, XC का वैल्यू आपसे उन्होंने क्या किया, फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम लोग समझते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली पहले से, और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसको इधर लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं। देखिए ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग इसमें, इस तरीके से रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इससे क्या है, एक लाइन पास कर दी, एक यहाँ से एक्सिस पास करेगी, यस और नो। इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सिस को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा एक मिनट देखते हैं, इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जिससे क्या बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, ये क्या कंप्रेशन जोन, ऑलरेडी हमने इससे पहले चीज़ों को पढ़ लिया, सारी चीज़ें आपको क्लियर है। स्मॉल d क्या होता है, कैपिटल D क्या होता है, EC क्या होता है, नॉमिनल कवर क्या होता है, विड्थ क्या होता है, सारी चीज़ें समझ ली। एक यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट समझना है, व्हाट इज दिस, दिस इज द XC, x इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आने वाला जो स्ट्रेस है, ध्यान समझना, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा CBC बोलते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड कैसा होता है, स्ट्रेस गवर्निंग मेथड होता है, और जो LSM होता है वो स्ट्रेन गवर्निंग मेथड होता है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। जब हम लोग लिमिट स्टेट मेथड पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब हम लोग XU
लिम की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो स्ट्रेन डायग्राम से फाइंड करते हैं, बट इन केस ऑफ WSM में जब हम लोग क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू फाइंड करते हैं तो स्ट्रेस डायग्राम से करते हैं। तो ध्यान से समझना, WSM इज ए स्ट्रेस गवर्निंग मेथड एंड LSM इज ए स्ट्रेन गवर्निंग मेथड। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रेस है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास T, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा ST/m। सर अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया कैसे नहीं आया। देखिए इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, सारी चीज़ों को समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग डेरिवेशंस करके लेकर के आते हैं कि किस तरीके से होता है। तो इसके लिए तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको इतना तो मानना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप खुद बताइए कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये टोटल डेप्थ किसके इक्वल है डिस्टेंस, ये टोटल डेप्थ है डी इक्वल टू स्मॉल इफेक्टिव डेप्थ, और ये वैल्यू किसके इक्वल है डिस्टेंस, ये हमारे पास है XC के इक्वल। तो अब आप खुद बताइए, अगर आपसे ये डेप्थ पूछा जाए तो ये डेप्थ किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहेंगे सर सिंपल तो है D माइनस XC के इक्वल है। तो डिस्टेंस यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं क्या, यस और नो बताइए। दो ट्रायंगल हमारे को कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, अगर हम लोग इसके नेम लिख लें OABC और D, यस और नो, OABOCD। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल, ठीक है ना, इन ट्रायंगल OAB एंड OCD में सिमिलियर ट्रायंगल कंडीशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन क्या कहलाता है स्टूडेंट बताइए। सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन सिंपल सा बोलता है साइड रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, समझ रहे हैं ना, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। इसका सिंपल सा मतलब क्या आ गया, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सिंपल सा मतलब है सिग्मा CBC बाय कितना हो जाएगा XC इक्वल टू सिग्मा ST/m इक्वल टू कितना हो जाएगा D माइनस XC के इक्वल हो जाएगा। सिंपली सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग डिस्टेंस। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या D माइनस XC अपॉन XC, यस और नो, D माइनस XC को उधर लेके जाते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ST/m अपॉन सिग्मा CBC लिख सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं। अब आप इसको क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैथमेटिक क्या कहता है A अपॉन B/C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A/C माइनस B/C लिख सकते हैं, यस और नो। तो ये हो जाएगा हमारे पास D अपॉन XC माइनस XC अपॉन XC इक्वल टू सिग्मा ST/m अपॉन सिग्मा CBC। तो बोलिए ये तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा D अपॉन XC इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है सिग्मा ST/m अपॉन सिग्मा CBC प्लस ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस सिग्मा ST/m प्लस सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा CBC। क्या किया हम लोगों ने, एलसीएम ले लिया इसका, तो एलसीएम कितना आएगा सिग्मा CBC। हमको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, हमको फाइंड करना है XC का वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन को उलट देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसे XC अपॉन D इक्वल टू सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST/m प्लस सिग्मा CBC, ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सिग्मा CBC का डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोगों ने लिखा डिस्टेंस सिग्मा CBC बाय सिग्मा CBC, यस और नो, अपॉन सिग्मा ST/m इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा CBC बाय सिग्मा CBC। तो कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, कैंसिल हो गए बहुत सारे टर्म्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो हम लोगों को मिल रहा है XC/D इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा ST बाई सिग्मा C स्ट्रेस रेशियो, ये क्या होगा डिस्टेंस R/m प्लस 1, यस और नो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन इसका एलसीएम कितना हो गया m, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस R प्लस m, और ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इतना तो सबको मैथमेटिक्स आता ही होगा क्योंकि सब लोग तो बीटेक या डिप्लोमा करके आए हैं, इतना हम लोग आपसे उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारे को फाइनल रिजल्ट क्या मिला, XC इक्वल टू m अपॉन m प्लस R इंटू D। माय डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बार एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा गया है, डेरिवेशन नहीं सॉरी ये रिजल्ट पूछा गया है। प्लीज़ रिमेंबर दिस डाटा। XC इज द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, XC इक्वल टू कितना हो जाएगा m अपॉन m प्लस R इंटू D के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे,
इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो। तो थोड़ा सा हमारे पास क्या हो गया था, बड़ा क्वेश्चन हो गया था, पर हमने पूरी कोशिश की। तो कौन सा आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, m/m+r। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तो सिंपली हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जूम करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है डियर स्टूडेंट्स, बोलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, m/m+r इंटू डी के हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सब में, मल्टीप्लाई डी, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने क्या डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल एक्सिस पूछा है। तो सिंपली हो जाएगा हमारे पास एक्स सी इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस, m/m+r इंटू डी। ये हमारे पास हो गया आंसर। क्लियर हो गया पॉइंट, बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सा है, आप उसको याद रखना पड़ेगा। इसको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, मैं बस आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, वही पॉइंट आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। इन ए बीम लोकल बॉन्ड स्ट्रेस एस बी इज इक्वल टू। तो ध्यान से समझना, इसका हमारे पास है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि लोकल बॉन्ड होता क्या है। लोकल बॉन्ड stresses are flexural bond stresses develop between tension reinforcement and concrete in flexural member। flexural member का मतलब हो गया बीम, ठीक है, बीम में जो हो रहा है। तो इसका सिंपल सा आपने याद रखना है प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट। और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लोकल, ठीक है ना, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस इक्वल टू किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स, शियर फोर्स, शियर फोर्स डिवाइड में लीवर आर्म, लीवर आर्म मल्टीप्लाई पैरामीटर। मल्टीप्लाई में क्या होगा डिस्टेंस, टोटल पेरीमीटर, ठीक है ना, टोटल पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा इसका डिस्टेंस, शियर फोर्स बाय लीवर आर्म मल्टीप्लाई टोटल पेरीमीटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन 4 to 5 टाइम्स पूछा गया है ये क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर दिस। और उन्होंने क्या कर रखा है, एक क्वेश्चन में दे रखा है एस बी इक्वल टू शियर फोर्स क्यू अपॉन जेड इंटू क्या दे रखा है, बी दे रखा है। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन दे रखा है, और वहाँ पे लिख करके दिया है जेड इज द लीवर आर्म, बी इज द वेट और क्यू इज द शियर फोर्स। तो इस तरीके का भी है, क्योंकि वहाँ पे था ही इस तरीके का ऑप्शन, ठीक है ना। तो हमको इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इन ए लोकल बॉन्ड स्ट्रेस एस बी इज इक्वल टू किसके होता है, शियर फोर्स डिवाइड में लीवर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया, बेटा ये सब डेरिवेशन से आया है, इसके लिए हमको डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लास्ट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग अपना काम क्या करेंगे, आज इसको रोक देंगे। द वेड्थ ऑफ द रिब ऑफ द टी बीम इज जनरली, द वेड्थ ऑफ द रिब। पहली बात तो टी बीम मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कॉलम से थे, आज हमारे कुछ क्वेश्चंस किससे, टी बीम से। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास क्या है, इस तरीके का जो बीम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस, ये हमारे पास है टी बीम। यस और नो, कौन सा बीम है ये, टी बीम। व्हाट इज दिस, अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द फ्लेंज। यस और नो, फ्लेंज। व्हाट इज दिस, दिस इज द वेव। कहीं कहीं पे क्या दे रखा होता है इसको, रिब। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि रिब क्या होता है, वेव क्या होता है, तो इसको रिब कहिए या वेव कहिए। और ये जो वैल्यू है, व्हाट इज दिस, दिस इज द बी डब्ल्यू, वेड्थ ऑफ वेव, ठीक है ना। ये क्या है, उन्होंने वेड्थ ऑफ वेव यही पूछा आज उन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है, वेड्थ ऑफ वेव। और व्हाट इज दिस, दिस इज द डेप्थ ऑफ वेव डी डब्ल्यू। और व्हाट इज दिस, दिस इज द डी एफ, डेप्थ ऑफ फ्लेंज। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द बी एफ, इफेक्टिव वेड्थ ऑफ द फ्लेंज। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो उन्होंने क्या बोला है, द वेड्थ ऑफ द रिब इज जनरली केप्ट बिटवीन। तो आंसर है हमारे पास 1/3 to 2/3 ऑफ द रिब डेप्थ। मीन्स जो बी डब्ल्यू का वैल्यू है, बी डब्ल्यू ये क्या होता है, बी डब्ल्यू ये होता है हमारे पास 1/3 to 2/3 ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है, इस तरीके से। और इससे रिलेटेड पॉइंट इनको हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी सोल्यूशन क्या कह रहा है, द विड्थ सेल आल्सो बी सच एज टू प्रिवेंट लेटरल इंस्टेबिलिटी। पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि लेटरल इंस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, लेटरल फोर्सेस के कारण जो आते हैं उससे लेटरल, उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिब
विड्थ कंसीडर करते हैं। दूसरा, विड्थ ऑफ रिब इज जनरली बिटवीन 1/3 एंड 2/3 ऑफ द डेप्थ ऑफ द क्या होता है, रिब होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्टेंस वो है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम, ठीक है ना। इफेक्टिव डेप्थ, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम, इफेक्टिव डेप्थ का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस, ऐसे समझिए कि ये यहाँ से टॉप से, मतलब इसके ये देखिए, ये अब आपको क्लियर हो गया ना सारी चीज़ें। देखिए इतना तो मैंने इसी में पढ़ा दिया इन लेक्चर्स में, आपको ये क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। मतलब क्या है, सेंट्रोइड ऑफ द रिइंफोर्समेंट टू द टॉप कंप्रेशन फाइबर ऑफ द कंक्रीट। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टी बीम, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप कंप्रेशन एज टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। किसके रिस्पेक्ट में होता है डिस्टेंस, ये हम ध्यान से समझिए इसको। डी कितना हो जाएगा, स्पेन बाय 10 टू स्पेन बाय 20, स्पेन बाय 10 टू स्पेन बाय 20। अब हम लोग देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे समझते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोडिंग कंडीशन। कौन सा डिस्टेंस, लोडिंग कंडीशन। प्लीज रिमेंबर दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ, लोडिंग कंडीशन मीन्स कैसा लोडिंग कंडीशन डिस्टेंस, और यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं सीरियल नंबर, ठीक है ना, सीरियल नंबर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 केसेस को हमने स्टडी करना है यहाँ पे, ओनली 3 केस। तो कौन कौन सा डिस्टेंस, फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं हैवी लोडिंग डिस्टेंस। सेकंड है हमारे पास मीडियम लोडिंग, और थर्ड है हमारे पास स्मॉल लोडिंग। ध्यान समझिए, यहाँ पे हमारे पास होता है L/10 टू L/12, यहाँ पे होता है डिस्टेंस L/12 टू L/15, और यहाँ पे होता है डिस्टेंस L/15 टू L/20। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। मतलब स्पेन बाय 10 टू स्पेन बाय 12 इन केस ऑफ हैवी लोडिंग में हम लोग क्या लेते चलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ लेके चलते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आया है टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्टेंस अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे वो अप्रोक्सीमेट 36 क्वेश्चंस को हमने स्टडी किया है। ये डिस्टेंस 3 to 4 एग्जाम्स में पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन छूट गया होगा जो नज़र नहीं पड़ा होगा, उसकी एक अलग बात है, परंतु वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहा होगा, इतना आप विश्वास कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए, खुद सोचिए, मैं नहीं बोल रहा, खुद सोचो, क्या इन 36 या 37 में जो हिमाचल प्रदेश जेई में 2015, 2016, 2017 में क्वेश्चन आते हैं, क्या कोई एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन था जो कोड से बाहर था। अब कोड को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो कभी बुक को भी पढ़ा होगा ना। तो 36 में से सिर्फ मैं एक क्वेश्चन कह सकता हूँ, ओनली ए सिंगल क्वेश्चन, वो हमारे पास था लोकल बॉन्ड डिस्ट्रेस का था, या थोड़ा बहुत ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा हमको बुक को भी स्टडी करना पड़ेगा, बट फिर भी मैं कहता हूँ कि आप खुद सोचो ना, अगर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ अगर 6 क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चन में से कोड से नहीं आते हैं, वो बुक से या अनदर मटेरियल से आते हैं, तो भी कितना कम परसेंटेज है जो कोड के बाहर आता है। अगर आपको आरसीसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप कोड से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को और डिटेल में पढ़ना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी ऐप है, आप ऐप पे जाकर के आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। KTP क्लासेस ऐप पे आप आरसीसी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। वहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराने का है। मतलब अभी तो टाइम लगेगा उसमें, अभी हम लोग 100 क्वेश्चंस तक पहुँचे हैं, 900 क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ पे ओनली डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट तक हमने 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। अभी हमारा आपको पता है पूरा है, इसमें हम लोग दोनों WSM एंड LSM दोनों मेथड को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इन 1000 क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ESC के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो कर रखा है गेट 1 मार्क क्वेश्चन को हमने स्टडी करना है यहाँ पे, और प्रीवियस JEE एंड SDO के AN, कहीं पे AN बोलते हैं, कहीं पे JEN बोलते हैं, ठीक SDO बोलते हैं, इन सब का क्वेश्चंस मिला करके हमने आपको 1000 क्वेश्चंस कराने डियर स्टूडेंट्स।
और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर है। ओके, आप 2 साल तक आराम से इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्पेशली फॉर जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर उनको गेट पढ़ना है, कोई एसी देना है, उनको कोई भी एग्ज़ाम देना है, ईएससी का क्वेश्चन भी बहुत बढ़ कर के नहीं आता है। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप इजीली उसमें से 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। एक एक पॉइंट को हमने सॉल्व कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके डाउट को क्या करें, सॉल्व करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।